जो टेम्परेचर है, जो तापमान है बाहर का, बहुत ज़्यादा हो रखा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये 52 डिग्री मतलब 52 डिग्री सेल्सियस को टच कर चुका है। और अगर राजस्थान की बात करें और भी जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब ये जो तापमान है, इसके बढ़ने से क्या हमें कोई नुकसान होगा? क्या हमें सिर्फ गर्मी गर्मी लगेगी या हमारी बॉडी पे भी कोई असर पड़ेगा? ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। और आप देख रहे होंगे कि अपने आसपास आपने सुना होगा कि हीट स्ट्रोक हो रहा है। तो ये हीट स्ट्रोक क्या होता है और जो गर्मी है उससे रिलेटेड हमें और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो तापमान है वो हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, जो बाहर का टेम्परेचर है और जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो आपस में कैसे लिंक होते हैं। और अगर टेम्परेचर बाहर का बढ़ता है तो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारी बॉडी का जब बुखार आता है हमें तब भी बढ़ता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 97.7 से लेकर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेंटेन रहता है। अब ये मेंटेन कैसे रहता है? जैसे बाहर का टेम्परेचर तो अभी 52 चल रहा है, तो नॉर्मली अगर आप बाहर कोई भी चीज़ रखोगे तो उसका भी टेम्परेचर सिमिलर हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा। जब हमें बुखार आता है तो हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है, उसी में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अब जो बाहर का इतना टेम्परेचर है तो क्या ये हमारी स्थिति को और गंभीर कर सकता है? अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर कैसे रहती है, उसको कौन मेंटेन करता है और उसमें कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 97.7 से लेकर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। चाहे बाहर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ जाती हैं और गर्मियों के मौसम में जैसे अभी टेम्परेचर 52 डिग्री भी चल रहा है तब भी हमारा टेम्परेचर इतना है। इसमें क्या होता है कि जनरली जो मैक्सिमम जो हीट है, हीट प्रोडक्शन होता है जो हमारी बॉडी में, वो लिवर मेटाबॉलिज्म से और मसल मेटाबॉलिज्म से होता है। ये हीट प्रोडक्शन करते हैं और जो बाहर की जो हीट है उससे भी हमारी जो बॉडी है वो हीट एब्जॉर्ब करती है अगर ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर है तो। अगर कम है तो हीट को है वो रेडिएट करेगी, डिसिपेट करेगी। अब ये हीट इतनी एब्जॉर्प्शन हो रही है तो इसको बाहर कैसे निकालेगा शरीर? तो मानो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो इनर टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर इनसाइड बॉडी का जो हमारे यहाँ वो बढ़ा, उसको सेंस किया थर्मो रिसेप्टर ने, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन से प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। वो सिग्नल लेके जाएंगे ब्रेन में, कहाँ पे? हाइपोथैलेमस के पास, जहाँ पे हमारे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। वहाँ पे वो सेंस होगा टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वहाँ से सिग्नल आएंगे हमारी जो स्किन की जो ब्लड वेसल्स है उनके लिए, उनका डायमीटर बढ़ा दिया जाएगा और उनकी ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। ब्लड सप्लाई 10 टू 25 टाइम्स तक बढ़ा दी जाती है। जब ये ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और डायमीटर बढ़ेगा तो वहाँ से हीट डिसिपेट होगी और वहाँ से स्वेटिंग होगी, जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। इसी की वजह से हमें स्वेटिंग होती है। दूसरा जो तरीका है वो है कंडक्शन का। जब हमारी बॉडी किसी ठंडी चीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तब भी हीट लॉस करती है। तीसरा तरीका है कन्वेक्शन का, कि जब हमारी बॉडी है बाहर ठंडी हवा एयर करंट चल रहा है वो हमारी बॉडी से हीट लेके जाएगा। चौथा तरीका है रेडिएशंस के थ्रू भी हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हमारे जो दो तरीके हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन, वो दोनों काम नहीं करते हैं, मतलब वो इफेक्टिव नहीं है। तो और मोस्ट इफेक्टिव जो तरीका है हीट लॉस का वो है डायफोरोसिस कराना, मतलब कि स्वेटिंग कराना। वो सबसे इफेक्टिव है हमारी बॉडी को ठंडा करने के लिए। अब मानो को टेम्परेचर बढ़ा तो बॉडी क्या करेगी? स्वेटिंग कराएगी। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, आप टेम्परेचर में बाहर खड़े हैं, गर्मी लग रही है आपको, स्वेटिंग होती जा रही है, तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होने की वजह से क्या होगा? आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होगा। अब वाटर तो लॉस हो ही रहा है, उसके साथ साथ और क्या हो रहा है कि हमारे जो सोडियम है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी पसीने के साथ साथ बाहर आते हैं। तो जिसकी वजह से गर्मी में बाहर रहने की वजह से एक तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरा हमारा वाटर लॉस होगा, तीसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिस्फंक्शन होंगे। तो अगर मानो सिर्फ आप पानी पानी पिए जा रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी आप फ्लूइड ऐसा नहीं ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है,
तो आपके इलेक्ट्रोलाइट और कम हो जाएंगे अगर सिर्फ आप पानी पानी पीते रहेंगे। तो वो भी आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको, सेंसोरियम को थोड़ा कम कर सकते हैं या डिजीनेस कर सकते हैं और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जो तीसरा है कि अगर बॉडी की हीट बढ़ रही है और स्वेटिंग हो रही है तो मतलब मेंटेन हो रहा है, तो इसमें फर्क क्या पड़ रहा है? इसमें फर्क ये पड़ रहा है कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हमारी जो बॉडी का फंक्शन है, जिसमें कि हमारी बॉडी की जो एंजाइम है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं जैसे लिवर सेल्स हैं, जो हीट के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो सेंसिटिव सेल क्या करेंगी कि डैमेज होना चालू हो जाएंगी। और जब ये हीट सेंसिटिव सेल्स हैं वो डैमेज होंगी या एंजाइम डिग्रेड होंगे, तो हमारी जो बॉडी है उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगी, जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो नहीं हो पाएंगी, और हमारे जो ऑर्गन है वो फेलियर में जाने की तरफ जाएंगे। इसी की वजह से जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता जाता है और 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रॉस करता है, तो उस टाइम पे हमारी जो ब्रेन के जो थर्मोरेगुलेटर सेंटर हैं, जो हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प कर रहे थे, वो डिस्टरबेंस होना चालू हो जाते हैं। और जब ये टेम्परेचर इतना बढ़ता है, अलग अलग पर्सन में कई बार क्या होता है कि थर्मोरेगुलेटर सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हो सकते हैं। जब ये थर्मोरेगुलेटर सेंटर डिस्टर्ब हो जाएंगे और अपना फंक्शन नहीं करेंगे, अब बॉडी में क्या होगा कि जो डायफोरेसिस है वो बंद हो जाएगी, मतलब पसीना आना बंद हो जाएगा, और बॉडी का जो स्वेटिंग का जो मैकेनिज्म था अपने आप को ठंडा करने का, वो खत्म हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर 106, 107, 105 ये सब पहुंचेगा, तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम है वो काम करना बंद कर देंगे, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल्स ऑर्गन जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, और हमारा दिमाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो हमारा दिमाग है, उसमें भी दिक्कत चालू हो जाएगी, वो भी ढंग से काम नहीं करेंगे, उसकी जो सेल्स हैं, दिमाग की जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें भी डिस्फंक्शन चालू हो जाएगा। जिसकी वजह से अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो हमारे जो सेंसोरियम है जिसमें हम होश में हैं, वो ऑल्टर्ड हो जाएगा, मतलब कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर हमारे में दिल में दिक्कत होगी और अगर बहुत ज़्यादा हमारा जो फ्लूइड है वो लॉस होगा, तो हमारा बीपी कम होगा, तो हम अचानक से गिर जाएंगे, बेहोश हो सकते हैं। हमें जो अगर किडनी में दिक्कत होगी और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, किडनी फेलियर की तरफ जाएगी, तो हमें पेशाब आना कम हो जाएगा और बिल्कुल बंद हो जाएगा लास्ट स्टेज में। ये सब चीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। अचानक से आप गिर सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि टेम्परेचर तो हमारा बुखार में भी बढ़ता है, लेकिन हमारे जो थर्मोरेगुलेटर सेंटर्स हैं जो हाइपोथैलेमस में, वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और हमें जो डायफोरेसिस है और जो हमारा स्वेटिंग है, पसीना आता है, उसको आते रहने देते हैं। इससे हमारी बॉडी टेम्परेचर कम होता है, और हम दवाइयाँ भी लेते हैं, इससे हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। ये थर्मोरेगुलेटर सेंटर हीट स्ट्रोक में खत्म हो जाते हैं, और हमारी बॉडी है वो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन की तरफ चली जाती है, मतलब बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन है वो डिस्फंक्शन होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं कि हीट स्ट्रोक हमें ना हो? तो हीट स्ट्रोक तो हीट इलनेस की, मतलब जो गर्मी से रिलेटेड हमें जो बीमारियां होती हैं, उसकी लास्ट स्टेज है। उससे पहले भी हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हीट रिलेटेड हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर आप लगातार 4-5 दिन तक धूप में काम करोगे तो आपको क्या होगा कि हाथों में, पैरों में और एंकल में, इन सब में थोड़ी थोड़ी सूजन आ जाएगी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आ गया है, थोड़ा सा इडीमा हो गया है। जैसे ही वो आप पैर करके ऊपर सोएंगे रात को, हो सकता है आपको सुबह तक वो ठीक मिले, आती आती रहेगी। इससे आपको पता लगता है कि आपकी जो हीट है, जो आपको बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उससे आपकी बॉडी में जो डैमेज है वो चालू हो चुका है। दूसरा और क्या होगा कि आप जैसे बाहर में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, तो आपकी जो स्किन है, जहाँ आपने कपड़े पहन रखे हैं, वहाँ से आपका पसीना क्या है, इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो स्किन में आपकी पसीना तो आ रहा है, लेकिन उसका इवेपोरेट भी होना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलना चाहिए। अब आपने शर्ट पहन रखी है, उसके अंदर आपको पसीना आ रहा है, बट वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो वो स्वेट्स जो डक्ट्स हैं उसको ब्लॉक करेगा, और वहाँ से जब वो रप्चर होंगी तो वहाँ पे एलर्जी होगी, तो आपके जो आसपास का एरिया है वो एकदम लाल लाल हो जाएगा, रैसेस हो जाएंगे, जिसको हम हीट रैश बोलते हैं, और प्रिकली रैश भी बोलते हैं। तीसरा, आप जब डिहाइड्रेटेड होंगे, आपका फ्लूइड लॉस होगा, वाटर लॉस होगा,
तो आपका बीपी कम होगा, आपको पेशाब कम आएगा और आप अचानक से कहीं भी खड़े खड़े कोलैप्स कर जाएंगे, गिर जाएंगे। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें आपकी हीट है जो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। और आप ऐसे कमरे में एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ आपका एसी नहीं है, या आप खुले में एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपका जो हीट प्रोडक्शन है और बढ़ जाएगा। जब और बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी आपको हीट रिलेटेड इलनेस हो सकती है। चौथा, और टेम्परेचर अगर बढ़ता बढ़ता जाएगा तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, जिसमें कि आपके जो थर्मोरेगुलेटर सेंटर है उसमें डिस्फंक्शन हो जाएंगे, तो हमारी जो कूलिंग इफेक्ट है, जो हमारी बॉडी फंक्शन कर रही थी वो काम नहीं करेगी, और आप पूरी तरह बेहोश होके नीचे गिर जाएंगे, और आपका जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो ऐसा लगता है कि इसको स्ट्रोक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी दिमाग की नस फट जाती है। लेकिन ऐसा जरूर है कि इसमें दिमाग की नस फटने के और हार्ट अटैक के चांसेस